शक नहीं है। दूसरी बात, चाइना को एक हम रोल मॉडल के तौर पर रखें, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने आपको ये कहा था, आपने जिस तरह से अपनी बात कही उससे लगता है कि आदमी की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी प्राइवेसी, इन सब की कोस्ट पर चाइना आगे बढ़ा है। तो ऐसे तो कोई तथ्य सामने आए नहीं कि ये सब है वहाँ, चूंकि इसलिए चाइना इतने आगे निकल गया। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ ही दशकों में किसने कितना लंबा सफ़र तय किया। हम अगर राजनीतिक संतोष लेना चाहें तो इस बात पर खुश हो सकते हैं कि 70 साल में देखिए हमारी डेमोक्रेसी जिंदा है, हमारे शिक्षा का स्तर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, हमारी जीडीपी यहाँ से यहाँ पहुँच गई। लेकिन कोई भी विकासवादी व्यक्ति इन बातों से संतोष लेकर बैठना नहीं चाहता। राष्ट्र भी उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते थे, कहाँ भूल हुई जिसकी वजह से कमी रह गई। यहाँ राजनीति की बात नहीं हो रही, मैं नहीं कह रहा कि 70 साल में 60 साल आपकी सरकार रही। वो जो कमियां जो पीछे रह गई उनको कम से कम आगे तो हम ध्यान रखें कि यहाँ हमसे गलती होती है, यहाँ पर हमको सुधार करना है। पुनीत कर्नावट कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। नहीं, मैं ओम सैनी जी की बहुत सीनियर पत्रकार है, उन्होंने बहुत लंबे समय तक पूरे हिंदुस्तान के बहुत सारे घटना चक्र को खुद के आंखों के सामने घटते हुए देखा है। मैं उनकी बात में दो नकारात्मकता को नहीं समझ पा रहा था कि ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर इन दिनों हुई हैं जिसके कारण कोई मतभेद या इस तरीके की कटुता बढ़ी है। मैं नहीं समझ पाया, वो बता पाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, मैं पूछूंगा। दूसरा, मैं ज्योति जी की बात से सहमत हूँ कि हिंदुस्तान के सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी और उस चुनौतियों का सामना करते हुए हम लगातार आगे बढ़े हैं, लगातार अपने आप को हमने ज़्यादा परिपक्व किया है, लगातार हमने ज़्यादा मजबूत किया है। ठीक है। और सभी सरकारों के बीच में कमोबेश काम हुए और गुंजाइश हमेशा होती है, परफेक्शन कुछ नहीं होता, हमेशा कोई फाइनल अचीवमेंट नहीं होता, आगे से आगे बेहतर काम करने की संभावना हमेशा होती है। हिंदुस्तान ने उस संभावनाओं को हमेशा एक्सप्लोर किया। ठीक है। ओम सैनी साहब किन बातों की तरफ इशारा कर रहे थे आप? पुनीत कर्नावट जी जानना चाह रहे हैं। ओम सैनी साहब, देखिए, मैं जिस बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ, बहुसंख्यकवाद का जो सिलसिला नारा आजकल चल रहा है और साथ साथ में एनडीए की वर्तमान सरकार उसको बड़ा प्रमोट कर रही है, ये देखने को मिला। इसको लेकर के सारी बड़ी नाराजगियां हुई, लेकिन जब तक सारा सब कुछ बरकरार था, पॉलिटिकल पार्टीज का अपना रिकॉग्निशन बरकरार था, तब तक ये बात नहीं थी। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस पे इनका इम्पैक्ट आ रहा है, जो इंस्टीट्यूशंस ऑटोनॉमस थे, वो इंस्टीट्यूशंस उस वेजिटेरियन भावना के वजह से सारा पोल्यूट हो रहे हैं और उसको देखना चाहिए राजनेताओं को। इसका मतलब ओम साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए यहाँ पे। एक मिनट पुनीत जी, एक मिनट। ओम सैनी साहब, ये जो पिछला एक अरसा है, इससे पहले इसी तरह से अल्पसंख्यकवाद के भी आरोप लगते रहते थे और इससे ज्यादा मुखर होकर के ये कहा जाता था कि मुसलमानों का हक है देश के संसाधनों पर पहला। तो क्या दोनों दौर में अपनी अपनी तरह के जो आरोप है ये एक जैसे नहीं है? एक मिनट, हाँ बोलिए ओम सैनी। इसीलिए मैंने कहा कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी के वक्त में जो सिलसिला था, एक वैचारिक लड़ाई थी जिसपे कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्शन का सिलसिला था और उसके अंदर जो बातें थी वो कांग्रेस पार्टी के अपने घोषणा पत्र के मुताबिक थी, जो इम्पीचमेंट जैसी नजर आती है। मैं उनका समर्थन नहीं करता हूँ। उसी तरीके से वर्तमान में जो बहुसंख्यकवाद का सिलसिला चल रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन की बात करता है, जो कि बदले जाने की बात होनी नहीं चाहिए। इससे ना इत्तेफाकी है। डेमोक्रेसी तो रहे, इसमें कोई शक ही नहीं है। डेमोक्रेसी तो प्रोटेक्ट किया हमने इतने साल तक। ठीक बात है। पुनीत जी, हाँ बोलिए। ओम सैनी साहब जो भी बात कर रहे हैं वो केवल मात्र उनकी आशंकाएं हैं। एक भी ऐसा उदाहरण वो नहीं दे पाए जो बहुसंख्यकवाद को बताता हो, जो मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को किसी चीज से महरूम करता हो। क्या शौचालय बने तो मुसलमानों के लिए नहीं बने, उजला हुई तो मुसलमानों के लिए नहीं हुई, मुद्रा योजना आई तो मुसलमानों के लिए नहीं है? ये जो आशंका का वातावरण पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, यही बेसिकली अगर सही में कोई चिंता का विषय है हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए, तो ये जो आशंकाओं को बार बार जन्म देने की कोशिश की जाती है। जब लोगों की जमीन खिसक रही होती है, उनका जनाधार खिसक रहा होता है, तो वो जाने लगते हैं आशंकाओं के ऊपर। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हो ऐसा और वैसा कुछ नहीं रहा है। होएगा वही जो राष्ट्र हित में होगा। और अगर 3 तलाक को बदल देना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई परिवर्तन करना है, सीए को लेकर आना, अगर कोई परिवर्तन करने वाला है तो मैं समझता हूं बेहतर परिवर्तन है। ओम सैनी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो बोल लीजिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो बोलने की आजादी है, ये जो आशंका की आजादी है, ये सबसे बड़ी संरक्षक है हमारी डेमोक्रेसी की। ये आजादी अगर छीन ली जाए तो फिर कलम भी नहीं चलेगी, आवाज भी नहीं निकलेगी और एक नहीं, लेकिन ये आजादी अब सवाल देखिए, अब थोड़ा सा हम इस बहस को जिस व्यापकता के साथ शुरू की थी हमने, उसी व्यापकता के साथ के ऊपर आते हैं। ओम सैनी साहब, समस्या ये है कि हमारे देश में
अगर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होता है, अपने दम पर शुरू होता है, तो वो भी सवालों के घेरे में आ जाता है। लोकतंत्र का ह्रास कहाँ हो रहा है, जो शुरू में सवाल था। जो समझदार लोग हैं, जो पढ़ते लिखते हैं, जो बोलते हैं, जिनकी बातें सुनी है मैंने, उसके आधार पर बोल रहा हूँ कि अगर इस देश में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होता है, अपने दम पर देश में वैक्सीन डेवलप करके लगाई जाती है, तो इस पार्टी की उस पार्टी की वैक्सीन हो जाती है। मैं तो नहीं लगवाऊंगा जैसी बातें आ जाती हैं। इस देश में ऐसी भी स्थिति है कि मुख्यमंत्री अगर पोस्ट कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से घर से बाहर नहीं निकलते तो उसको मुद्दा बना दिया जाता है कि मुख्यमंत्री तो अपने घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। जब वो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तब वो मुद्दा खत्म होता है। मैं दोनों तरफ की बातें कह रहा हूँ। इस देश में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। ये तो चलिए न्यायपालिका की, विधायिका की बात हो गई। आम आदमी की स्थिति ये है कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी बनती है, लोकपाल आंदोलन के जरिए वो राजनीतिक हो जाती है। उस पर भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं, भ्रष्टाचरण के भी आरोप हैं, और सारे वो आरोप हैं तुष्टीकरण समेत जो राजनीतिक दलों पर होते हैं। किसान आंदोलन के नाम से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होता है, वो फला राज्य में जाकर कहते हैं इस पार्टी को वोट मत दो, दूसरे राज्य में जाकर कहते हैं इस पार्टी को वोट मत दो। तो सभी मोर्चों पर इस तरह का जो ह्रास हो रहा है, इसको खोलकर क्यों नहीं स्वीकार करना चाहिए ओम सैनी जी, और इस पर काम क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए मैं कह रहा हूं जेपी साहब के जो बोलने की आज़ादी है, जो सोचने की आज़ादी है, जो आशंकाओं का सिलसिला वो बरकरार रहना चाहिए और इसकी चर्चा होनी चाहिए। संसद, विधानसभाएं और साथ साथ में हमारी पंचायतें इन सब बातों पे चर्चा करें। किसानों की बात जो है उसको एक आंदोलन 5 दिन चलने पे तत्काल होता है, करनाल का फैसला हो जाता है, लेकिन किसान जो लोकसभा के बाहर बैठे हैं, जो अपनी चर्चा कर रहे हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही, उनके बारे में कोई फैसला नहीं हो रहा। ऐसा हो रहा है, हम लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं, उनकी चर्चा ही नहीं करते, और करते भी हैं तो इतने छोटे क्षेत्र उसमें करते हैं, स्पान में करते हैं कि लोग जानते ही नहीं है, लेकिन उसमें लाखों करोड़ों लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल नहीं है ओम सैनी जी, लेकिन हमको, आम आदमी को इस बात की भी चिंता करनी चाहिए ना कि हमारे आंदोलन भी अपनी विश्वसनीयता खो जा रहे हैं। जो किसी वर्ग विशेष द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं कि साहब ये तो बाहर से फंडिंग हो रही है, सबूत आ जाते हैं, तथ्य आ जाते हैं मीडिया में। किसान अगर विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक आंदोलन कर रहे होते, जैसे शुरुआत की थी और उनके साथ सहानुभूति थी, जुड़ी थी लोगों की, वो नहीं रहा, अब वो राजनीतिक हो गए हैं। तो विश्वसनीयता आंदोलन भी तो खो रहे हैं अपनी। भी नहीं होता, ये सब राजनीति का ही सिलसिला है। राजनीति से एक देश बनता है, एक समाज बनता है, एक नीति बनती है। हाँ। तो राजनीति से परे करने की बात तो हो ही नहीं सकती, राजनीति तो होगी। अब दोनों राजनीतिक मित्र मेरे, थोड़ा कम समय मिल पाया। पुनीत जी, आप अपनी बात कहिए 30 सेकंड में, फिर ज्योति खंडेलवाल। क्या ओम सैनी साहब आज इस बात से सहमत नहीं होंगे जो गडकरी जी ने कहा कि राजनीति मूलतः लोक नीति होनी चाहिए, और लोक नीति के अंदर किसी को भी आंदोलन करने का हक तो है, पर यह भी बताना जरूरी है कि वो आंदोलन किस लिए कर रहा है। इन 3 किसान बिलों के अंदर क्या काला है, इसके बारे में एक भी धारा के बारे में वो नहीं बोल इस बात पर तो ओम सैनी जी ने शुरू में ही सहमति जताई, पर उन्होंने कहा कथनी करनी की जो फर्क है उसको भी तो खत्म किया जाना चाहिए। ज्योति खंडेलवाल अपनी बात बोलिए, 30 सेकंड बचे हैं मैडम, जल्दी बोलिएगा। जेपी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन इन दिनों जैसा हम देख रहे हैं कि अगर आप सत्ता के अगेंस्ट अगर कोई बात बोलते हैं तो देशद्रोह, राजद्रोह का मुकदमा चला दिया जाता है, या उस तरह की जो घटनाएं होती हैं, वो मुझे लगता है कि राजनीति में इस तरह की बातों को कि हम अपने अगेंस्ट बातों को सुन ही नहीं सके, हम बल्कि उनके अगेंस्ट कार्रवाइयां करने लग जाएं, तो ऐसे में लोकतंत्र का ह्रास होना बिल्कुल निश्चित हो जाता है। और इसीलिए बार बार चिंताएं और आशंकाएं जो हैं वो दिखाई जाती हैं। और आंदोलन की विश्वसनीयता की जहां तक आप बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि आंदोलन को अगर सही समय पर बातचीत करके अगर उसे निपटा दिया जाए, उसका निपटारा कर दिया जाए, सुनवाई अगर आप जितनी जनता की सुनेंगे लोकतंत्र में, उतने बेहतर ढंग से आंदोलन भी समाप्त होंगे, उनका सही तरीके से निपटारा भी होगा, उसके परिणाम भी जो है बहुत ही यूं कहें सुखद आएंगे। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी चीज है, सत्ता में, सरकार में जो जिम्मेदारी में है, वो बातों को सुने और समझ करके, अगर वो अगेंस्ट भी है तो उसे सहन करना सीखे, बजाय राजद्रोह, देशद्रोह के मुकदमे लगाने के, या बजाय आंदोलनों को गलत साबित करने के। तो बेहतर ढंग से लोकतंत्र को आगे बढ़ाया जा सकता है। चलिए ठीक है ज्योति खंडेलवाल मैडम, आंदोलनों को लेकर सिर्फ मेरा इतना ही कहना था कि हर आंदोलन के जन्म से, हर आंदोलन की गर्भ से अगर राजनीतिक दल ही जन्म लेंगे, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जन्म लेंगी, तो लोगों का कितना विश्वास रह जाएगा आंदोलन के ऊपर। खैर, इस पर फिर कभी बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज की दिवस इतना ही, नमस्कार।